आइए कल्पना करें एक ऐसी दुनिया की जहां हर एक अदृश्य परमाणु की अपनी खुद की एक अलग पहचान है और विज्ञान इस पहचान को हमारे सामने एक बिल्कुल स्पष्ट तस्वीर के रूप में रखता है। आज हम ठीक इसी जादुई प्रोसेस को गहराई से समझने वाले हैं। नमस्ते, एमकेएन यूनिवर्स में आपका स्वागत है। आइए एनर्जी डिस्पर्सिव स्पेक्ट्रोस्कोपी का अन्वेषण करें। इस रोमांचक सफर में हम जानेंगे कि कैसे इनविजिबल एक्सरे फिंगरप्रिंट्स को एक विजुअल एटॉमिक मैप में बदल दिया जाता है। सच कहूं तो इस एक अकेली तकनीक ने मटीरियल साइंस की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। तो आज का हमारा एजेंडा क्या है? हम एक मैक्रोस्कोपिक इतिहास से शुरुआत करेंगे और माइक्रोस्कोपिक क्वांटम फिजिक्स तक जाएंगे। पहले हम अदृश्य को डिकोड करना सीखेंगे, फिर एटॉमिक म्यूजिकल चेयर्स की प्रोसेस देखेंगे। उसके बाद लिथियम ड्रिफ्टिंग हैक, इसके स्विस आर्मी नाइफ जैसे उपयोग और अंत में ईडीएस के भविष्य पर चर्चा करेंगे। भाग 1, अदृश्य को डिकोड करना। जरा सोचिए, हम माइक्रो एनालिसिस में उन तत्वों की पहचान कैसे कर सकते हैं जिन्हें हमारी आंखें देख ही नहीं सकती। 20वीं सदी की शुरुआत में वैज्ञानिकों के सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसका समाधान इस कमाल के आइडिया में छिपा था कि जब हाई एनर्जी पार्टिकल्स किसी तत्व से टकराते हैं तो हर तत्व अपनी एक अनोखी आवाज या कह लीजिए ऊर्जा छोड़ता है। और यहीं एंट्री होती है हेनरी मोज़ले की। 1913 का उनका ये नियम भविष्य के सभी ईडीएस सिस्टम्स के लिए एक रोजेटा स्टोन बन गया। मोज़ले ने यह साबित कर दिया कि किसी भी तत्व की उत्सर्जित एक्सरे ऊर्जा यानी ई सीधे उसके परमाणु क्रमांक यानी Z को दर्शाती है। विज्ञान के इतिहास में यह सच में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। भाग 2, एटॉमिक म्यूजिकल चेयर्स। अब समझते हैं कि एटम के अंदर होता क्या है। ये पूरी प्रोसेस बिल्कुल एटॉमिक म्यूजिकल चेयर्स के खेल जैसी है। इसके 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक्साइटेशन, एक तेज इलेक्ट्रॉन बीम सैंपल से टकराती है। दूसरा इजेक्शन, ये बीम अंदर के शेल से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देती है। तीसरा द ड्रॉप, उस खाली जगह को भरने के लिए बाहर वाले शेल से एक इलेक्ट्रॉन नीचे गिरता है। चौथा एमिशन, चूंकि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्यादा थी इसलिए नीचे गिरने पर वो उस एक्स्ट्रा एनर्जी को एक कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के रूप में रिलीज करता है। और पांचवां डिटेक्शन, डिटेक्टर इसी एक्सरे को पकड़कर एक स्पेक्ट्रम में बदल देता है ना अद्भुत? भाग 3, द लिथियम ड्रिफ्टिंग हैक। अब सवाल ये है कि इन एक्स रेज को पकड़ना मुमकिन कैसे हुआ। 1950 के दशक में रेमंड कस्टिंग की जो WDS तकनीक थी वो काफी धीमी और जटिल थी। उसमें क्रिस्टल्स को मैकेनिकली मूव करना पड़ता था। लेकिन 1968 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की टीम द्वारा विकसित EDS एक असली क्रांति थी। इसमें एक सॉलिड स्टेट सिलिकॉन डिटेक्टर का इस्तेमाल हुआ जो एक ही समय में सभी ऊर्जाओं को बहुत तेजी से रीड कर सकता था। लेकिन इस सिलिकॉन डिटेक्टर को काम करने लायक बनाना कोई आसान काम नहीं था। अशुद्धियों को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक गजब का किचन केमिस्ट्री हैक लगाया, सिलिकॉन के अंदर लिथियम आयनों को ड्रिफ्ट करना। और सबसे मजेदार बात, लिथियम को वापस बाहर निकलने से रोकने के लिए इस पूरे सेटअप को -196 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा रखना पड़ता था, बिल्कुल लिक्विड नाइट्रोजन के तापमान पर। अगर हम इसकी टाइमलाइन को देखें तो तकनीक लगातार बेहतरीन होती गई। 1913 में मोज़ले का नियम आया, फिर 1950 के दशक में कास्टेंग का WDS, 1968 में सॉलिड स्टेट सिलिकॉन डिटेक्टर आया और फिर 1983 में एमिलियो गाटी और पावेल रेहेक ने सिलिकॉन ड्रिफ्ट डिटेक्टर यानी SDD का आविष्कार किया, जिसने उस भारी भरकम कूलिंग की जरूरत को ही खत्म कर दिया। और आज 2000 के दशक के विंडोलेस डिटेक्टर्स इतने एडवांस्ड हैं कि वो लिथियम जैसे बहुत हल्के तत्वों को भी आसानी से पकड़ लेते हैं। भाग 4, स्विस आर्मी नाइफ के उपयोग। हम मटेरियल साइंस में EDS को स्विस आर्मी नाइफ बुलाते हैं क्योंकि इसके यूज केसेस सच में असीमित हैं। धातुओं में फेस डिस्ट्रीब्यूशन खोजना हो या जियोलॉजी में चट्टानों के खनिजों की पहचान करनी हो, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में माइक्रोचिप की लेयर्स चेक करनी हो, फोरेंसिक्स में गन शॉट के अवशेषों का विश्लेषण करना हो, या फिर आज की ग्रीन एनर्जी बैटरियों के एनोड्स में लिथियम की मैपिंग करनी हो, हर जगह बस यही तकनीक काम आती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल चेतावनी है जिसे हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। EDS एक नियर सरफेस तकनीक है। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो केवल लगभग 1 से 3 माइक्रोन की गहराई तक ही प्रवेश करती है। इसलिए जो रिजल्ट्स हमें मिलते हैं वो सिर्फ सतह के रसायन होते हैं, ना कि पूरे मटेरियल के अंदर के। भाग 5, EDS का भविष्य। तो भविष्य में क्या होने वाला है?
आज हम लार्ज एरिया एसडीडी का इस्तेमाल करके घंटों का काम सेकंडों में कर लेते हैं, लेकिन आने वाला समय और भी एडवांस्ड है। एआई संचालित ऑटो आईडी की मदद से मशीन लर्निंग अब कॉम्प्लेक्स ओवरलैपिंग पीक्स को अपने आप सुलझा रही है। इन C2 EDS के जरिए हम रियल टाइम में तरल और गैस रिएक्शंस को मॉनिटर कर सकते हैं। और चरम रिजोल्यूशन तो देखिए, हम सब नैनोमीटर स्टेम EDS मैपिंग कर रहे हैं। यह विज्ञान का अगला लेवल है। अगर हम इस फील्ड की गहराई में उतरना चाहते हैं तो कुछ किताबें बिल्कुल फाउंडेशनल पिलर्स मानी जाती हैं। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जिसे गोल्डस्टीन और उनके साथियों ने लिखा है, वो तो इस फील्ड की बाइबल है। जियोलॉजिकल माइक्रो एनालिसिस के लिए केनेथ पी सेवरिन की किताब एक शानदार प्रैक्टिकल गाइड है, और हार्डवेयर फंडामेंटल्स को समझने के लिए स्कूग, होलर और क्राउच की किताब सबसे बेहतरीन स्वर्ण मानक है। विज्ञान का ये सफर हमें दिखाता है कि कैसे सिर्फ एक अदृश्य ऊर्जा को मैप करके हम कल की बेहतरीन तकनीकों का निर्माण कर रहे हैं। क्या भविष्य में हम हर एक परमाणु को उसकी सही जगह पर साक्षात देख पाएंगे? ये सोचने वाली बात है। PDF के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। त्वरित और अधिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।